गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 11 वॉइड मैरिजेस, और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिजेस। तो वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती है, इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 करेंगे और डिफरेंस बिटवीन वॉइड मैरिजेस एंड वॉइडेबल मैरिजेस। चलो इसके मीनिंग के बारे में देखते हैं। वॉइडेबल मैरिजेस होती क्या है? Avoidable marriage is a marriage that can be cancelled at the option of one of the parties to annulment. Avoidable marriage वो होती हैं जब दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी कोर्ट में चली जाती है और कोई ना कोई बताती है कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये है, तो इस वजह से मैरिज जो होती है वो वॉइडेबल हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ किस कारण से जो वॉइडेबल मैरिज होती है वो कोर्ट में जाकर कैंसिल हो जाती है। सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिजेस, इसमें सेक्शन 12 का ए है इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी क्या होती है? सेक्शन 12 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है इम्पोर्टेंसी। अब इम्पोर्टेंसी क्या हो सकती है? हस्बैंड में भी हो सकती है, वाइफ में भी हो सकती है। इनएबिलिटी टू परफॉर्म एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स आइदर हाउ कैन बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल। तो इसमें इनएबिलिटी होती है परफॉर्म करने की सेक्सुअल इंटरकोर्स, इम्पोर्टेंसी होती है जिसमें कहते हैं लैकिंग ऑफ पावर एंड एबिलिटी। तो इस चीज़ों के बिहाफ पे भी जो शादी होती है वो वॉइडेबल होती है, कैन बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल। फिजिकल में हो सकता है कोई डिफेक्ट हो उसमें, साइकोलॉजिकली हो सकता है उसके इमोशंस अवर्जन होते हों फॉर दिस एक्ट। सेक्शन 12A कहता है मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड ड्यू टू इम्पोर्टेंसी ऑफ रिस्पोंडेंट। अगर इम्पोर्टेंसी अगर उसको लगता है, रिस्पोंडेंट पिटिशनर लगता है कि जो भी अगर मेरे हस्बैंड या मेरा वाइफ इम्पोर्टेंट है तो वो कोर्ट में ये एप्लीकेशन एक लगा सकते हैं और शुड हैव बीन इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज। लेकिन उसको ये इम्पोर्टेंसी टाइम ऑफ मैरिज ही पता होनी चाहिए, तभी वो केस डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले तो ठीक था लेकिन बाद में उसको इम्पोर्टेंट बोल दिया। एग्जाम्पल, अब हस्बैंड की इम्पोर्टेंसी जो है वो एज्यूम करते हैं हम, कैसे करेंगे? सेक्शन 12 का 1 ये है एट द टाइम ऑफ मैरिज। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंसी उसकी शादी के टाइम में ही पता लग जाएगी। मैरिज नेवर कंज्यूमेटेड, तो शादी को वॉइड मानने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हस्बैंड, हो सकता है हस्बैंड पोटेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज, हो सकता है उस टाइम वो पोटेंट था, वो ठीक था एट द टाइम ऑफ मैरिज, बट मैरिज कॉन्ज्यूमेटेड लेटर। लेकिन जब शादी के कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा होता है कि हस्बैंड इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर जो 12 का बेनिफिट है, सेक्शन 12 है, वो नहीं होगा और कोई भी नो पिटिशन, यहाँ पे कोई भी पिटिशन अपनी दाखिल नहीं कर सकता अगर वो पहले पोटेंट था और बाद में इम्पोर्टेंट हो गया। हस्बैंड की जो इम्पोर्टेंसी है ना वो एट द टाइम ऑफ मैरिज ही होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सब्सिक्वेंटली पोटेंट एंड मैरिज कॉन्ज्यूमेटेड, ऐसा नहीं है सब पहले उसकी हो सकता है कि पहले वो इम्पोर्टेंट था लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पोटेंट हो गया, तो इसमें भी कोई पिटिशन दाखिल नहीं हो सकती, कोई कोर्ट में जा नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, ये नहीं कह सकता कि जब शादी हुई थी तब हस्बैंड जो था वो इम्पोर्टेंट था। तो कोर्ट भी कहेगा जब आपकी शादी हुई थी तब हस्बैंड इम्पोर्टेंट था, तब क्यों नहीं आप कोर्ट में आए? अब बाद में आप कोर्ट में आ रहे हो तो अब कहती है अब पोटेंट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। जब हमें पता लगे एट द टाइम ऑफ मैरिज, तभी इम्पोर्टेंसी के लिए हम सेक्शन 12 में जा सकते हैं कोर्ट में। एग्जाम्पल, अब वाइफ के लिए क्या होता है? वाइफ जो होती है शी नेवर एबल टू परफॉर्म टू एक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। शी इज परफॉर्मिंग टू एक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स बट कांट बियर चाइल्ड। अगर वो बच्चा ना जन्म उसका बच्चे का ना हो पाए, तो बच्चा ना दे पाए हस्बैंड को, तो ऐसा नहीं होता कि शी इज इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है। नो, हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इस कंडीशन में पिटिशन दाखिल नहीं की जाएगी हस्बैंड की तरफ से। सेक्शन 12 का सब क्लॉज सेक्शन 1 क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी कहता है मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 इफ आइदर पार्टी टू बी मैरिज हस्बैंड ऑफ वाइफ।
अब शादी की वायलेशन कब होती है? जब हम सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। वो उसमें बोलते हैं कि हो सकता है पार्टीज, आइदर पार्टी, बोथ पार्टीज, मे बी हस्बैंड और वाइफ, इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। हो सकता है कि उस टाइम पे चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, अनसाउंडनेस माइंड हो, उनका दिमाग काम ना कर रहा हो और वो इनकैपेबल हो कि गिविंग कंसेंट वो दे पाए, उनका दिमाग ही नहीं चलता है और उनके घर वालों ने उनसे कंसेंट लियो। हो सकता है इनकैपेबल हो वो उस टाइम जब वो शादी के लिए उनसे पूछा गया हो तो उन्होंने वैलिड कंसेंट ना दी गई हो, तब भी शादी जो है वॉइडेबल हो जाती है। और दूसरा ये भी हो सकता है कैपेबल, वो वैलिड भी कंसेंट दे सकते हैं, कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, बट फॉर मैरिज, जब उनकी शादी हुई तो वो हो सकता है चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अनफिट हो उस टाइम, वो बीमार हो, वो अपनी वैलिड कंसेंट उस टाइम दे दी लेकिन वो अनफिट था, उस कंडीशन में उन्होंने कंसेंट दे दी। प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, हो सकता है उसको कुछ एंड मेंटल डिसऑर्डर, हो सकता है उसको कोई पागलपन की बीमारी हो, मेंटल डिसऑर्डर हो उसका, इस वजह से उसने उस टाइम तो कंसेंट दे दी लेकिन बाद में वो शादी क्या हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी। एंड और दूसरा आता है सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, रिकरेंट का मतलब होता है बार बार, सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन। हो सकता है उसको पागलपन के बार बार दौरे पड़ते हो, तो इस वजह से भी उसने कंसेंट दे दी हो, तो ये शादी बाद में क्या हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी। सेक्शन 12 का क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या कहता है, कंसेंट ऑफ पार्टी ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड। हो सकता है जब इनसे शादी के लिए किसी ने कंसेंट मांगी हो तो इन्होंने फोर्सेवली, इनको कोई फोर्स किया गया हो या इनसे कुछ छुपाया गया हो, इन कुछ फ्रॉड किया गया हो। फोर्स कैसे, एक्चुअल फिजिकल फोर्स भी हो सकता है और थ्रेट भी हो सकता है ना। और फ्रॉड में क्या होगा, नेचर ऑफ सेरेमनी, जैसे नेचर ऑफ सेरेमनी, उनको बोला जी हम किसी और सेरेमनी के लिए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन धोखे से उनकी वहां पे शादी करवा दी। ये तो जी हम शादी नहीं करवा रहे हैं, कुछ और सेरेमनी परफॉर्म करवा रहे हैं, तो ये होता है फ्रॉड किया हो उन्होंने। मटेरियल फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स क्या है, जब हमें पता है हमारी शादी हुई, फिर हमें नहीं पता था कि इसकी पहले से भी शादी हुई है, हमें पता लग गया, अब हमारे पास मटेरियल फैक्ट्स आ जाते हैं कि नहीं इसकी तो पहले भी शादी है, इसका तो बच्चा भी है, वो चीजें होती हैं मटेरियल फैक्ट, धोखे से हमें उसके साथ शादी करवा दी गई हो। सर्कमस्टांसेस ऑफ रिस्पोंडेंट, और हो सकता है कि उस टाइम सर्कमस्टांसेस कौन से थे, क्या थे रिस्पोंडेंट के, हो सकता है उसकी दूसरे कास्ट, किसी दूसरे कास्ट और दूसरे रिलीजन में शादी कर दी गई हो, किसी भी तरह से फ्रॉड किया जा सकता है। अब ये फोर्स किसी भी तरीके से होती है, फिजिकली फोर्स होती है कि चलो चलो तुम्हारी शादी करनी है, चलो कोई गुस्सा करके या कुछ करके धक्के लगा के उसको, और थ्रेट भी हो सकता है मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने इससे शादी नहीं की, धोखे से शादी की हो, तो ये शादी भी वॉइडेबल होगी। और नेचर ऑफ सेरेमनी जो फ्रॉड में आता है, इसमें बोला हो चलो हम कहीं मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं, वहां पे हमें सिर्फ कोई सेरेमनी परफॉर्म करनी है, शादी नहीं है, ये भी बाद में शादी जो होगी वॉइडेबल हो जाएगी। मटेरियल फैक्ट्स भी हो उनके पास, जब उनको पता हो कि इसके कोई बच्चा भी है जिसके साथ हम शादी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी फैक्ट छुपाए गए हो, तो वो भी एक धोखा है, तो भी शादी जो होगी वॉइडेबल हो जाएगी। और उसको जिसने शादी करवा रहा है उसको पता है कि दूसरी कास्ट का या दूसरी रिलीजन का है, और बाद में पता लगता है तो शादी वॉइडेबल होगी। अब ये जो पिटीशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पिटीशन जो है वो प्रेजेंट जज के सामने कब, कोर्ट में कब लेके जानी चाहिए, विद इन 1 ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और सेसेशन ऑफ फोर्स। जब आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आपको पता लग गया कि मेरी शादी धोखे से की गई है, तो उसी टाइम विद इन 1 ईयर के अंदर आपको कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। मेरी धोखे से शादी हुई है, ये तो कोई और कास्ट का था, मुझे तो पता ही नहीं चला, और ये कोई और रिलीजन का था, मुझे पता ही नहीं चला, तो मेरी धोखे से शादी हुई है, तो विद इन 1 ईयर के अंदर हमें ये पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। Petitioner must not have with his her consent continue to live with respondent after such discovery. अगर petitioner must not have with his her consent, जो petitioner है अगर उसकी consent नहीं है to continue to live with respondent after such discovery, अगर उसको petitioner जो है उसको पता है कि इसके साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो नहीं करना चाहती है कोई केस और इसी रिलेशनशिप को आगे वो कंटिन्यू करना चाहती है, तो उसको किसी भी तो वो जो शादी होगी वो वॉइडेबल नहीं होगी। सेक्शन 12(1)(d कहता है प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज।
जब रिस्पोंडेंट प्रेग्नेंट एट अ टाइम ऑफ मैरिज फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पिटिशनर, जब उसको पता लगता है कि ये शादी हो रही है लेकिन ये प्रेग्नेंट है, ये तो प्रेग्नेंट है, ये तो किसी और ही फ्रॉम एनी पर्सन से प्रेग्नेंट है, मेरी तो शादी अब हो रही है, तो क्या होगा जब उसको पता चल जाता है तो शादी, अगर वो कोर्ट चला जाता है तो शायद शादी जो हो जाएगी वॉइडेबल हो जाएगी। अगर उसको नहीं पता है, पटिशनर डिड नॉट नो अबाउट इट, मैरिज विल बिकम वॉइडेबल, तब भी मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी। इसमें एक प्रोविजो है सेक्शन 12D2 का, जो पिटिशन जो है, जो बताता है कि जो पिटिशन होती है ना प्रेजेंटेड करनी होती है विद इन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज। जो भी ये प्रोविजो है, जो भी हमने बताए हैं, इम्पोर्टेंसी बताई है या नेचर, इम्पोर्टेंसी हो गई और नेचर हो गया उसका, और कॉन्ट्रावेंशन हो गई, कंसेंट हो गई, बाय फोर्स और फ्रॉड हो गया, और प्रेगनेंसी का पता चल गया व्हेन द पर्सन इज प्रेग्नेंट, तो हमें विद इन 1 ईयर, हम विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज हमें पिटिशन जो है कोर्ट में फाइल करनी चाहिए। Petitioner did not engage with his consent in marital intercourse after discovery of pregnancy. अगर पिटिशनर है वो उसके साथ एंगेज बिना किसी कंसेंट के मैरिटल इंटरकोर्स करता है जबकि उसको पता है कि वो प्रेग्नेंट किसी और से है, तब भी शादी जो है वो वॉइड, अगर वो करना चाहता है कोर्ट में केस तो कर सकता है, अदरवाइज शादी वैसे ही चलेगी, वैलिड मानी जाएगी। अब चाइल्ड मैरिज है, सेक्शन 5 का 3 सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि जो ब्राइड है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, अबव 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए, और जो ब्राइड ग्रूम है उसकी एज 21 ईयर्स और अबव 21 ईयर होनी चाहिए, जो कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड गर्ल्स की एज 16 नहीं होनी चाहिए, बॉयज़ की 18 नहीं होनी चाहिए, तो शादी ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि ये वॉइडेबल मैरिज है, बट इसमें ये कहीं ये भी नहीं कहा गया है कि ये वैलिड मैरिज है, बट ये बताया गया है इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 18A, और 1 मंथ की इसमें इम्प्रिजनमेंट है और 2 लाख तक का फाइन है। अंडर सेक्शन 3 शादी वॉइडेबल कब है, जब प्रोविजन, इसमें बताया गया प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में, जब छोटे बच्चे की जब शादी है, ये प्रोविट है, ये छोटे 18 साल से कम बच्चे और 21 साल से कम की शादी करना कानूनी अपराध माना गया है इसको। और अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज। आपको लग रहा होगा ये दोनों चीज़ें सेक्शन 11 भी और सेक्शन 12 थोड़े सेम है, लिटिल बिट सेम है, लेकिन उसके कैटेगरीज अलग हैं, 11 की और 12 की थोड़ी अलग है। अब जो सेक्शन 11 है वो डील करता है वॉइड को, और सेक्शन 12 डील करता है वॉइडेबल को। और वॉइड जो मैरिज है वो एवन इश्यू है, मतलब कि वो बिगनिंग से ही शुरू हो जाती है, वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है वॉइड मैरिज। और जो वॉइडेबल मैरिज है जो सेक्शन 12 में आती है, इट्स परफेक्टली वैलिड टिल इट्स अवॉइडेड, वो तब तक वैलिड होती है जब तक अवॉइड, हम उसको कोई चीज़ ना उठाएं कि इम्पोर्टेंट है या कुछ है, अगर वो पोटेंट है ठीक है, तब तक वो शादी क्या है, वैलिड मानी जाएगी। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो बाद में शादी अब वॉइडेबल होगी, लेकिन बिगनिंग से नहीं होगी। अब वॉइड मैरिज में नो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जब शादी शुरू से ही वॉइड मैरिज मानी गई है, बाइगैमी है उसके अंदर, तो शुरू से ही उसके ऊपर नो राइट्स एंड नो ऑब्लिगेशन, कोई राइट नहीं है उसके ऊपर और ना ही कोई ऑब्लिगेशन है। और उसमें वॉइडेबल मैरिज में इट्स बाइंडिंग एंड पार्टीज आर डीम्ड हस्बैंड एंड वाइफ टिल इट्स डिक्लेयर्ड वॉइड। इसमें पार्टीज बाइंडिंग अपनी बाइंडिंग रखती हैं, डीम्ड हस्बैंड एंड वाइफ, जब तक ये शादी वॉइड ना हो, डिक्लेयर वॉइड ना हो जाए। पहली शादी मानी जाती है, हस्बैंड वाइफ ही माने जाते हैं। और डिक्री वॉइड मैरिजेस में डिक्री ऑफ कोर्ट इज नॉट नीडेड। वॉइड मैरिज सेक्शन 11 में डिक्री की जरूरत नहीं होती है, और सेक्शन 12 में वॉइडेबल में डिक्री ऑफ कोर्ट इज नीडेड टू डिक्लेयर इट वॉइड। हमें कोर्ट की डिक्री की जरूरत होती है शादी को वॉइड करने के लिए। अब बताते हैं सेक्शन 11 वॉइड मैरिज ग्राउंड ऑन विच मैरिज कैन बी डिक्लेयर वॉइड। वो कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर, जैसे बाइगैमी हो गई, कुछ सेक्शन 11 में मैंने आपको बताए थे जो ग्राउंड्स की, इन ग्राउंड्स के ऊपर जो शादी है वो वॉइडेबल हो जाती है, जैसे अडल्ट्री हो गई, क्रुएलिटी हो गई, ऐसी बाइगैमी हो गई, ये कुछ होती हैं जिनसे शादी जो हो जाती है वॉइड हो जाती है हमारी। और
वॉइडेबल सेक्शन 12 में ग्राउंड्स जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, शादी कब वॉइडेबल होती है, जब इम्पोर्टेंसी हो, कॉन्ट्रावेंशन हो ऑफ सेक्शन 12, सेक्शन 5 सब क्लॉज 2, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स हो और फ्रॉड से हो, और प्रेगनेंसी व्हेन द पर्सन इज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। आप कुछ भी लिखते नहीं हो, आई थिंक आप कुछ पता नहीं मुझे आप लोग सुनते हो या नहीं सुनते हो पूरी वीडियोस को, बट अगर आपको लगता है कि मुझे ये नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखना। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी सेक्शन 13 पे, पता नहीं कितने पार्ट्स में वो वीडियो बनेगी। सेक्शन 13 डाइवोर्स पे, डाइवोर्स के भी कई तरह के सब क्लॉजेस हैं, कई तरह का डाइवोर्स होता है, तो एक दो वीडियोस में मैं कवर कर लूँगी सेक्शन 13 डाइवोर्स को। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।